अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सब कंप्लीट कर चुके हैं, वो हमारे पास अपलोड हुई भी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे आज हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहे हैं, इफ ए बी सी आर एलथ एमथ एंड nth टर्म ऑफ एन एपी। हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक वो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता था ना। तो वो किस फॉर्म में लिखा होता था, nth टर्म में फॉर्म लिखा, nth फॉर्म में हमारे पास टर्म्स में फॉर्मूला लिखा होता था। तो अब हमें उसी फॉर्मूले को बस सेम टू सेम एलथ टर्म में लिख देना और mth टर्म में लिख देना है। खैर जब हम सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे खुद ही। उसके बाद कह रहे हैं शो डेट। तो इसको इस पूरी के पूरी जो हमारे पास ये टर्म्स लिखी हुए हैं, इस पूरी के पूरी टर्म को, ये टर्म्स को, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म तीनों को बराबर लाओ जीरो के। ये शो करना है हमें। तो चलें इसको शुरू करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपने क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास पार्ट 1, इसमें लिखा हुआ था m-n, के बाद है प्लस b n-l, उसके बाद है प्लस c l माइनस m। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी। ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या कह रहे थे कि भाई हमारे पास कह रहे थे टर्म, हमें ऊपर क्वेश्चन में बताया गया था हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एल टर्म में है और mth टर्म में है और nth टर्म में है। ठीक है, तो हमें इन तीनों में बनाना है ये फॉर्मूला। nth टर्म में अगर ऐसा ऐसा बना हुआ होगा तो lth टर्म के फॉर्म में कैसे बनेगा, ऐसी mth फॉर्म में बन जाएगा। और उसके बाद एक और भी चीज़ बताई थी हमें, क्या बोला गया था कि जो हमारे पास lth टर्म है ये हैगी a और ये हैगी b और इसकी वैल्यू है c, ये भी बोला गया था। ठीक है, तो इस पे अभी ध्यान रखना जो भी मैंने लिखा है। तो अब सब क्या कर देंगे हम, ए एन को बराबर ले लेंगे एल एच के, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस में जब हम लिख रहे होते हैं ये फॉर्मूला लगाते हैं एक पूरी की पूरी सीक्वेंस में। तो जो हमारे पास ट्रम का आंसर आता है वो हमारे पास कुछ मतलब nth फॉर्म की ट्रम में हमारे पास जो पूरा का पूरा आंसर आता आता है ना, तो ये पूरा का पूरा हमारा बन जाएगा एल एच में। वैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब पूरा का पूरा ये फॉर्मूला यूज करते हैं जब भी ये आंसर आता है ना टू, तो ये टू जो हमारे पास, ये जो टू हमारे पास लिखा हुआ है ना, ये टू ए एन ही होता है। ठीक है, समझ गए। ये टू जो है ये ए एन ही होता है। फिर हम फिर से लगाते हैं एन की जगह पे कुछ भी लिखते हैं एन की जगह पे, फिर हमारे थ्री आंसर आता है। फिर वो जो थ्री लिखा हुआ है ये थ्री ए एन ही होता है। ठीक है, तो बारी बारी ए एन इस तरह से लगाते हैं ना हम। समझ गए ना मेरी बात। तो ए एन को बराबर ले लेंगे एल एथ के, और इसी तरह से ए प्लस, अच्छा अब जब ए एन था ना तो नीचे वाला हमारे पास ये एन था, अब ये बन गया हमारे पास एल। क्या बन गया, एल एथ। ये एन एथ की जगह पे बन गया एल एथ। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ हम लगा देंगे एल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिखना चाहे तो लिख सकते थे ए को इस तरह से करके एल एथ लिख सकते थे, लिखना चाहते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट एल एथ ही लिख दिया है। ये थोड़े लिखना इजी है। फिर हम अगर ऐसे लिखते ए एल एथ तो इसमें हमें मुश्किल होती। तो अब क्या है यहाँ पे हमारे पास, अच्छा एन की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा l-1 और डी ऐसे आ गया। अब ये देखो ऊपर यहाँ पे क्या बताया हुआ है, एल एथ है हमारे पास किसके बराबर, ए के बराबर। तो एल एथ को मैं कर रहा हूँ ए के बराबर। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ए, और अब इसको खोल देंगे। अब ये नया वाला ए है, इसका मतलब ये नहीं कि अब ये वाला ए कंसिडर कर लो, ये हमारे पास होता है A1। ये क्या होता है हमारे पास, ये वाला ए हमारे पास होता है A1, मतलब ट्रम का मतलब फर्स्ट ट्रम ये होती है हमारे पास। ठीक है, तो ए प्लस, अच्छा अब ये डी यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी एल हो गया और ये हो गया माइनस का डी। ठीक है,
तो हमारे पास ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसको बना दो। फर्स्ट इक्वेशन मैंने बना दी। इसी तरह से मैंने अभी एल एच के फॉर्म में बनाया ना, अब मैं बनाऊंगा किसकी फॉर्म में, एम एच की फॉर्म में। अब आप बोलोगे ये सब कर क्यों रहे हो, अभी आप खुद ही समझ जाओगे आगे, जब मैं कर रहा हूँ ना तो आप खुद समझ जाओगे। अब ये जनरल टर्म का फॉर्मूला था ना, अब इसी को यहाँ पे लगाया था। अब इसी तरह से हम जैसे एल एच को लगाया, आप एम एच को लगाएंगे। तो ए एन की जगह पे एम एच आ गया, ए ऐसे ही आया, प्लस एन की जगह पे बन गया एम माइनस वन, और डी। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे। अच्छा, एम एच की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एम एच बराबर है बी के। क्वेश्चन में बोली गई थी ये बात। तो ए प्लस, अब वही डी एम से मल्टीप्लाई होगा, डी एम हो जाएगा, और डी माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का डी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसी तरह से अब हमें निकालनी होगी इक्वेशन नंबर 3, जाहिर सी बात है। तो जैसे पहले मैंने एल पुट किया, एम पुट किया, अब पुट करूंगा एन, एन एथ। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ये बेसिक था जो हमारे पास जनरल फॉर्म में लिखा होता है, एनएथ फॉर्म में। तो एनएथ की जगह आ जाएगा सी, और ए की जगह ए ही रहा, और डी एन हो गया, और ये हो गया माइनस का डी, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। समझ गए यहाँ तक। अब क्या करना है, अब भैया अब एक बात नोट करो, हमारे पास ये कैसे आएगा, हमें इस पूरे को बराबर लाना है ना, मतलब। ठीक है, ये बराबर आएगा पूरा का पूरा जीरो के। तो अब जरा एक बात नोट करो, हमारे पास इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमारे पास आंसर आ जाए। तो सबसे पहले तो हमें माइनस एन की निकालना पड़ेगी। ठीक है, फिर किसकी निकालना पड़ेगी, ये निकालना पड़ेगी एन माइनस एल की, फिर किसकी निकालना पड़ेगी, एल माइनस एम की। ठीक है, तो भाई ये वैल्यू कैसे आए, सोचते हैं भाई ये वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास। तो अगर आप कर दो इक्वेशन वन को माइनस कर दो टू के साथ, किसको कर दो, इक्वेशन वन को माइनस कर दो टू के साथ, अभी आप खुद ही समझ से जाओगे जब मैं कर रहा हूँ, देखना। अब ये मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, यहीं पे करा देता हूँ, ताकि एक पेज पर सारा काम हो जाए। कोशिश तो यही है। तो भाई मैं कर देता हूँ बाय वन माइनस टू। वन को माइनस कर देता हूँ टू के साथ, तो पहले वन लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस का डी, और नीचे उसके बाद टू लिख देता हूँ। टू ये रहा, ए। अभी आप खुद समझते जाओगे मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, माइनस करना है ना, तो माइनस करता हूँ, इसकी पहले से साइन क्या है, प्लस है, तो माइनस हो जाएगी, इसकी भी क्या है, प्लस है, तो माइनस हो जाएगी, इसकी क्या है, प्लस है, माइनस हो जाएगी, इसकी क्या है, पहले से ही साइन माइनस है, तो ये हो गया प्लस। ठीक है, ठीक है, हो गया मेरे पास न्यू साइन थी माइनस, तो ए माइनस बी हो गया। क्योंकि सॉल्व नहीं हो सकते ना ये दोनों, ए माइनस ए क्या होता है, जीरो, तो ये दोनों का कट गए। अब डी एल माइनस डी एम ये सॉल्व नहीं हो सकते, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, डी एल माइनस डी एम, और प्लस का डी माइनस का डी ये भी कट गए। ठीक है, ये दोनों भी कट गए। तो अब खाली बच गया मेरे पास, यही बच गया। तो अब इसको किस तरह से करूँगा, ए माइनस का बी, यहाँ से कॉमन निकालूंगा, क्या कॉमन निकल रहा है यहाँ से, डी कॉमन निकल रहा है यहाँ से, एल माइनस का एम। ठीक है, डी कॉमन निकल गया, एल माइनस का एम, ए माइनस का बी। यहाँ पे डी इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो इसको कर दिया डिवाइड, एल माइनस एम। अब जरा आप नोट करो, मेरे पास जो आंसर आया है ये किसका आया है, इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, ये देखो, अब ये जो मेरे पास आंसर आया है ना, ये मेरे पास आ गया एल माइनस एम का। अब मैं यहाँ पे एल माइनस एम की जगह पे ये पूरा का पूरा पुट कर सकता हूँ। सही है भाई, अब समझे, इस वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा था। अब जैसे मैंने वन माइनस टू किया, इसी तरह करूंगा टू माइनस थ्री। मतलब मैंने इक्वेशन वन को माइनस किया ना टू के साथ, अब माइनस करूंगा इक्वेशन टू को थ्री के साथ। टू को थ्री के साथ करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो, टू और थ्री में नोट करो, टू और थ्री में अभी डी एम लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डी एन।
तो मेरे पास m माइनस एन आ जाएगा, जैसे वहाँ पे मेरे पास l माइनस एम आया। और m माइनस एन मेरे पास लिखा हुआ है, यहाँ से देख लो ऊपर, ये लिखा हुआ। ठीक है, तो करते हैं अब। बाय 2 - 3। ठीक है, 2 को माइनस करूंगा 3 के साथ। 2 क्या है, ऊपर शो हो रही है आपके पास, 2 क्या है हमारे पास इक्वेशन। तो b को ऐसे ही लिख दिया, a प्लस डी एम माइनस का d। इसी तरह से मैंने लिखा 3 को, 3 है कि c। ठीक है, 3 को भी लिख दिया, दोनों को माइनस करेंगे। इसकी पहले से साइन क्या है, प्लस है ना, तो माइनस कर दिया। जब कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब क्या लिखा होता है, प्लस। यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है के साथ, तो इसका मतलब प्लस। अच्छा, माइनस कर रहा हूँ ना, जब माइनस कर रहा होता हूँ तो साइन बदलती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस। अगर प्लस होता तो ऐसे ही हो जाता। और माइनस क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास ए से ए कट जाए, वरना ए से ए माइनस हुए के बगैर नहीं कटेगा। प्लस हो के तो बढ़ जाएगा ना, 2a हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, बी और सी आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकते, तो ऐसे ही आंसर आ गया बी माइनस सी। ए से ए कट गया, मैंने पहले ही काट दिया था। डी एम माइनस का डी एन, ये आ गया। उसके बाद डी से डी भी कैंसिल। तो बी माइनस सी इज इक्वल्स टू डी, कॉमन आ गया, दोनों में से लिखा हुआ है। तो पहले पहली टर्म में से बच गया मेरे पास एम, बच गया। दूसरी टर्म में से बच गया मेरे पास एन। ठीक है भाई, तो देख लो यहाँ से अभी क्या निकला है मेरे पास, बी माइनस सी। तो मुझे क्या निकालना था, एम माइनस एन निकालना था। क्यों निकालना था, अगर यहाँ पे देखो, ये एम माइनस एन, और ये देखो एम माइनस एन, अगर एम माइनस एन आ गया तो मैं पुट कर दूंगा ना। ठीक है भाई, तो बी माइनस सी, डी यहाँ पे इस दोनों के साथ, मतलब डी बराबर में हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। एम माइनस एन, तो मेरे पास एक और आंसर आ गया, जो कि आया है एम माइनस एन का। ठीक है, अब क्या निकालूंगा, जैसे मैंने 2 - 3 किया, इसी तरह मैं करूंगा बाय। अब करूंगा 2 - 3 किया, तो होगा मेरे पास सबसे लास्ट में होगा 3 - 1 कर दूंगा। ठीक है, 3 - 1। अब देखो 3 - 1 अगर मैं कर रहा हूँ तो नोट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डी एन, ये लिखा हुआ है डी एन, और 1 में लिखा हुआ है डी एल। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 - 1 ना, तो एन माइनस एल आ जाएगा। जरा देखो ऊपर हमारे पास एन माइनस एल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ना एन माइनस एल, तो आ गया। 3 - 1 करूंगा तो 3 क्या है, पहले 3 लिख देता हूँ यहाँ पे। सी इज इक्वल्स टू डी एन माइनस डी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 को लिख दिया। अब इक्वेशन 1 को नीचे लिखूंगा और माइनस कर दूंगा। इक्वेशन 1 लिखी हुई मेरे पास, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस डी एल माइनस डी। अब क्या कर रहा हूँ, दोनों को माइनस कर रहा हूँ। जब माइनस करता हूँ तो सबकी साइन बदलना होती है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आ गया सी माइनस ए, फिर ए से ए तो कैंसिल, मतलब ए माइनस ए जीरो होता है, तो हट गया। यहाँ पे आ गया डी एन माइनस का डी एल, और ये डी माइनस डी भी कैंसिल। सी माइनस ए, डी कॉमन आया दोनों में से, एन माइनस एल, और सी माइनस ए, डी दोनों के साथ, डी वहाँ पे हो रहा था मेरे पास मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके हो गया डिवाइड। तो एन माइनस एल, यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया है किसका, एन माइनस एल का मेरे पास आंसर आ गया। अब मेरे पास देखो कि तीनों के आंसर आ गए, एल माइनस एम का भी आ गया, एम माइनस एन का भी आ गया, एन माइनस एल का भी आ गया। अब तीनों को उठा के पुट कर दूंगा कहाँ पर, मेन क्वेश्चन में, जिसको बराबर लाना है जीरो के। ये रहा ना मेन क्वेश्चन, इस पूरे को बराबर लाना है जीरो के। तो चलो भाई पुट करता हूँ। पहले एक दफ़ा लिख देता हूँ, शो करा देता हूँ आपके लिए। कैसे शो कर रहा हूँ भाई, ए क्या था, एम माइनस एन था,
प्लस बी एन माइनस एल था प्लस सी एल माइनस एम था, जो कि था जीरो के बराबर। इस पूरे को लाना है जीरो के बराबर। अब देखो भाई, हमारे पास m माइनस एन की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, तो मैं a लिखूंगा और m माइनस एन की वैल्यू पुट कर दूंगा, ऊपर ही लिखी हुई है बॉक्स के अंदर। ठीक है। प्लस b n माइनस एल की वैल्यू भी लिखी हुई है c माइनस ए अपॉन डी प्लस सी एल माइनस एन की वैल्यू क्या है अभी देख लेते हैं ऊपर से। बॉक्स बना हुआ होगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है। तो ये थी a माइनस बी और डिवाइडेड बाई डी और इज इक्वल्स टू जीरो। अब क्या होगा, मेरे पास एलसीएम ले लेंगे। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो, एक दो तीन, ठीक है, डिनोमिनेटर तीनों में सेम हो, तीनों या चारों में जितने भी एलसीएम लेना है ले लो। तो तीन अगर सेम हो तो फिर क्या करते हैं, सीधी लाइन डालते हैं, एलसीएम बिल्कुल सेम आता है, डी का डी आएगा और ऊपर वाले नॉर्मल प्लस या माइनस हो जाते हैं, ऊपर वाले मतलब न्यूमरेटर। ठीक है। तो ए, अच्छा पहले तो लंबी सी वही लाइन जो मैं आपको कह रहा था डाल दो। डी आ गया एलसीएम, और ऊपर वाले नॉर्मल ऐसे ही प्लस के माइनस हो जाएंगे तो नॉर्मल हो गए। ऐसे ही लिख देता हूँ ऊपर वाले। ठीक है। इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ देखो भाई, डी मल्टीप्लाई डी इस पूरे के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो डी मल्टीप्लाई बाय जीरो का आंसर होता है जीरो। ठीक है। तो मैं डी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ और बस डी वहां जाके खत्म हो गया। तो ये हम शुरू करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज से। ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी डी दूसरी साइड पे जाके खत्म हो गया। अब बिल्कुल नॉर्मल है, ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बी सी के साथ होगा, फिर बी ए के साथ। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, बारी बारी सबके साथ जो मल्टीप्लिकेशन होती है। ये हुआ ए बी माइनस ए सी, फिर हुआ बी सी माइनस ए बी, फिर हुआ ए सी माइनस बी सी। प्लस के बी सी से माइनस का बी सी कैंसिल, प्लस के बी से माइनस का बी कैंसिल, माइनस के सी से प्लस का सी कैंसिल। जीरो इज इक्वल टू जीरो हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है। सॉल्यूशन जो था हमारा आ गया। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के दोनों हमारे पास प्रूफ हो गए। ठीक है भाई। या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जैसे लिख सकते हो लिख दो, हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है। अब इसी तरह से बिल्कुल सेम हम नेक्स्ट करेंगे, पार्ट टू। अब देखो, मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन हमारे पास ये था ना पार्ट टू इसका, एल बी माइन ब्रैकेट बी माइनस सी, फिर यहाँ पे सी माइनस ए और ए माइनस बी। बस फर्क क्या है यहाँ पे, फर्क ये देखो भाई, इसमें हमें बी माइनस सी की वैल्यू निकालनी है, सी माइनस ए की निकालनी है और ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमें क्या किस चीज़ की निकालनी थी, ये देखो आप, यहाँ पे हमें निकालनी थी एम माइनस एन, एन माइनस एल और एल माइनस एल, ओ एल माइनस एम। बिल्कुल सेम है, आपको बस दिखने में लग रहा होगा अलग कि भाई कैसे करेंगे, है बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब देखो पहला स्टेप देखो, मैंने बिल्कुल सेम वही स्टेप किया है पहला। वही मैंने जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया, एल वही एलथ फॉर्म में लिख दिया मैंने उसको। उसके बाद एल की जगह पे ए लिख दिया। ठीक है, एल की जगह पे ए लिख दिया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो वही क्वेश्चन मैं बना दिया, जैसे ऊपर कर रहा था वही सेम। फिर एम के साथ भी वही किया, फिर एन के साथ भी वही किया जो पिछले क्वेश्चन में किया था। उसके बाद बिल्कुल सेम वही स्टेप, वन माइनस टू किया। अच्छा, वन माइनस टू करने के बाद यहाँ पे मेरे पास देखो ए माइनस बी आ चुका है, मैंने बस डी कॉमन निकाला और यहीं पे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, उसके बाद डी को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में निकालना ही ए माइनस बी था। देखो ऊपर, ये वाली वैल्यू चेक करो, ए माइनस बी है ना, इस वजह से। ठीक है, समझ गए। इसी तरह से यही वजह है, अब देखना नोट करना है, यहाँ पे सी माइनस ए होगा और बी माइनस सी होगा। ठीक है, अभी पीछे देखना आप। तो वही हमने निकाला होगा और सबको वहीं पे छोड़ा होगा। देखो अब टू माइनस थ्री जो मैंने किया है यहाँ पे, तो टू माइनस थ्री करने के बाद देखो यहाँ पे बी माइनस सी आ गया, तो बी माइनस सी आके मैंने छोड़ दिया बस। उसके बाद सेम यही मैंने थ्री माइनस वन किया जो पिछले क्वेश्चन में किया था बस, लेकिन यहाँ पे जैसे सी माइनस ए आ गया, मुझे जो क्वेश्चन में पुट करना है वो चीज़ मुझे मिल गई, मैंने वहीं पे छोड़ दिया। उसके बाद मैंने डी को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड होगा, मैंने ये नहीं कराया।
क्यों नहीं कराया, आपको वजह पता है, क्योंकि क्वेश्चन में पुट यही करना है। अब दोबारा से मैं एक बार क्वेश्चन लिख दूं और फिर वैल्यूज पुट कर देते हैं और आंसर मेरे पास आ जाएगा बस। क्वेश्चन क्या था मेरे पास, अभी हमने देखा देखा था पीछे, क्वेश्चन था हमारे पास एल एल और यहाँ पे था बी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज प्लस एम और था सी माइनस ए, फिर क्या था सी माइनस ए के बाद प्लस एन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अब बी माइनस सी की जगह पे बी माइनस सी पुट कर दूंगा जो कि था मेरे पास एल, और बी माइनस सी की जगह पे आ गया डी और एम माइनस एन। ठीक है, ऊपर ऊपर ही बॉक्स में वैल्यू बनी हुई देख लेना, एम। सी माइनस ए की जगह पे आ जाएगा डी एन माइनस एल। ठीक है, प्लस एन की जगह एन तो ऐसे ही आ जाएगा और ए माइनस बी की जगह पे आ जाएगा डी डी और एल माइनस एम इज इक्वल्स टू जीरो। अब क्या होगा, अब आप ब्रैकेट खोलोगे, इसको मल्टीप्लाई कराओगे, तो एल और डी, ये एल और डी एक बन गया अब। ठीक है, ये दोनों मर्ज होके एक बन गया, तो एल और डी पहले एम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर एल और डी एम के साथ देंगे, तो एल और डी मतलब एल डी मल्टीप्लाई होंगे एम के साथ तो बनेगा एल डी एम। ठीक है, फिर ये एम से होंगे तो बनेगा एल डी एन, प्लस इसी तरह एम डी एन हो जाएगा और ये हो जाएगा एम डी एल, फिर हो जाएगा इसी तरह एल डी ओ एन डी एल, फिर हो जाएगा एन डी एम इज इक्वल टू जीरो। अब वही होगा, सब कटिंग हो जाएगी, देखो भाई एन डी एम प्लस माइनस का एन डी एम प्लस के एम डी एन से कट रहा है। अच्छा, ये एक ही बात होती है, अगर ए बी सी लिखा है माइनस बी सी ए लिखा है, ये एक ही बात होती है, दोनों का आंसर जीरो होगा, दोनों कैंसिल, मतलब वन माइनस वन। जैसे इज इक्वल्स ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, एक ही बात होती है ना, पढ़ चुके हो आप ये, कम्यूटेटिव लॉ में सब पढ़ चुके हो ये। ठीक है, वेरिएबल आगे पीछे लिखे हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम सेम होने चाहिए वेरिएबल। ठीक है, अब एल डी एम से ये रहा ना माइनस का एम डी एल कट गया, और एल डी एन से माइनस का एल डी एन से प्लस का एल डी एन कट जाएगा, और सब कट गए तो कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बच गया, जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने 8 कर लिया, अब 9 है। 9 बराबर में शो हो रहा है, क्या लिखा हुआ है, इफ वन अपॉन इफ वन अपॉन ए कॉमा वन अपॉन ए माइनस बी कॉमा वन अपॉन बी माइनस सी कॉमा वन अपॉन सी माइनस ए आर एन ए पी, मतलब अर्थमेटिक सीक्वेंस बनी हुई है हमारे पास एक। देन शो डेट, शो करना है, मतलब शो डेट क्या, इस पूरी सीक्वेंस को बराबर लाओ ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और सी माइनस ए, इसके बराबर लाओ। ठीक है, ये आपको ये कह रहे हैं। तो चलो भाई, अब हम इसका प्रूफ करते हैं और देखते हैं कि भाई ये किस तरह से आएगा। तो दिखने में लग रहा है ये कोई मुश्किल नहीं है, ये बस लग रहा है। अच्छा अच्छा, जो मैंने अभी पढ़ दिया आपको सामने रीड कर दिया, वो क्वेश्चन नंबर 10 रीड कर दिया। ठीक है, तो वो हमें करना था क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, वो भी बिल्कुल सेम यही है, कोई फर्क नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में हमें क्या क्या बातें कही जा रही हैं, उसी के मुताबिक हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे। भाई क्वेश्चन में हमें देखो, बराबर में क्वेश्चन पढ़ो, हमें कह रहे हैं क्वेश्चन में कि भाई हमारे पास एक सीरीज बनी हुई है, वहाँ पे सीरीज बनी हुई है वन अपॉन ए कॉमा वन अपॉन बी, जो कि है हमारे पास एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज, सॉरी, ये हमारे पास सीक्वेंस बनी हुई है, और कह रहे हैं शो डेट, मतलब बराबर लाओ, बी को बराबर लाओ टू ए सी इज इक्वल टू ए प्लस सी, विद द हेल्प ऑफ क्या, इस पूरी की पूरी सीरीज की हेल्प से। ठीक है, सॉरी, इस पूरी की पूरी सीक्वेंस की हेल्प से। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आपके पास कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, जो हम डी निकालते थे ना, ये डी निकालते थे, कॉमन डिफरेंस कहलाता था ना, इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता था
इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ना। कॉमन डिफरेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता था T2 - T1। और ज़रूरी नहीं है T2 - T1 हो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, T2 - T1 ये हमारे पास T3 - T1 भी हो सकता है, मैंने आपको बताया ना। वरना ये अर्थमेटिक नई अर्थमेटिक सीक्वेंस ही नहीं होगी अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल इन दो का आंसर सेम आ रहा है तो इन दो का भी सेम आना चाहिए, वरना ये क्या मतलब इन दोनों का सॉरी डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं आया तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है ही नहीं। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो इट मीन्स हमारी डेफिनेशन के मुताबिक T2 - T1 इज इक्वल्स टू T3 - T1। ये दोनों आपस में इक्वल्स हैं, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल्स हैं हमारी डेफिनेशन के मुताबिक। ठीक है भाई, तो यहीं से क्वेश्चन शुरू करेंगे हम सॉल्व करना। सही है भाई, इससे पहले के जो स्टेप थे वो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखवा दिए थे। यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन शुरू होगा। अब T2 क्या है? टर्म नंबर 2। टर्म नंबर 2 मेरे पास है 1/B। टर्म नंबर 1 है 1/A। ठीक है, अब टर्म नंबर 3 मेरे पास है 1/C। और टर्म नंबर 1 है 1/, सॉरी मैंने T2 - 2 T3 - T1 कर दिया, ये आएगा T3 - T2 आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता T3 - T1, ये पॉसिबल नहीं है। बैक टू बैक जो टर्म्स होती है ना उनका डिफरेंस, ठीक है, बराबर आता है हमेशा अर्थमेटिक सीक्वेंस में। ठीक है, तो अब क्या आता है T2 ना तो 1/B। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब अगर मैं 1/B, यहाँ पे क्या है माइनस के साथ लिखा हुआ है 1/B, तो दूसरी तरफ दूसरी साइड पर शिफ्ट करूंगा तो ये प्लस का 1/B बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 1/, का ये क्या लिखा हुआ है माइनस का, तो दूसरी तरफ बेचूंगा दूसरी साइड पे बेचूंगा तो ये बन जाएगा प्लस का 1/A। ठीक है, ये मैं मेंशन कर देता हूँ लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। यहाँ तक समझ गए? अब वैसे तो ये क्वेश्चन यहीं पे ही हो जाएगा। अब क्या है, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम क्या आता है आपको बताया मैंने। अगर नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर में दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम में कुछ भी नहीं करते, एलसीएम उसका सेम वही हो जाता है और ऊपर वालों को प्लस या माइनस जो भी हो रहा है करवा देते हैं, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका लो तो एलसीएम लोगे तो क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ए और सी मल्टीप्लाई हो गया आपस में, और ये वाला ए ऊपर जाता है इसके, और ये वाला सी ऊपर जाता है सेकंड वाले के। लिया होगा ना सिंपल एलसीएम कभी ना कभी आपने। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास A + C। यहाँ तक आ गया समझ में? ठीक है भाई, अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे हम। ये हो गया मेरे पास 2B इज इक्वल्स टू A + C/AC। अब भाई देखते हैं हमें आखिर बनाना क्या था। हमें यहाँ पे बनाना था, ये रहा, इसके बराबर लाना था। क्वेश्चन में बोला गया था बराबर में क्वेश्चन लिखा हुआ है पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना। ठीक है, तो हमारे पास एक तरह से ये चीज़ मिल चुकी है। कैसे मिल चुकी है भाई, यहाँ पे b क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सही है भाई, तो अभी कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 2b मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे a थी मेरे पास डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इज इक्वल्स टू 2AC B A + C। अब यहाँ पे b के साथ A + C क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 2AC डिवाइड बाय A + C इज इक्वल्स टू B। अब ज़रा नोट करो क्वेश्चन में जो चीज़ मांगी गई थी वो चीज़ बनी नहीं बनी। ये बोला गया था इसके बराबर लाओ उस पूरे के पूरे सीक्वेंस को। तो देखो भाई बना नहीं बना, बन तो गया, बस वो बी हमारे पास वहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो एक ही बात होती है। अगर एक ही बात कैसे होती है, बी इक्वल्स टू ए लिखा हुआ है और ए इक्वल्स टू बी, दोनों आपस में इक्वल्स होते हैं, एक ही बात होती है। तो बस फाइनल आंसर में लिखना चाहो तो लिख दो, वरना यही आंसर बना दो। ठीक है, तो यही मेरे पास बन गया आंसर।
अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल 9 था, तो 9 के जैसा ही बिल्कुल सेम है। क्या कह रहे हैं? इफ वन अपॉन ए माइनस बी कॉमा वन अपॉन बी माइनस सी वन अपॉन सी माइनस ए, ये हमारे पास तीन टर्म्स दी हुई हैं हमें, ठीक है, जो कि एक सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। क्लियर, यहाँ पे बता दिया। देन शो डेट, कह रहे हैं इसको इसके बराबर लाओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, बस वैल्यूज ही चेंज हुई हुई हैं और बाकी सबका सब सेम है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। तो वही हमारे पास जो है बी प्लस सी है, फिर रहेगा वन सी प्लस ए, सेकेंड टर्म ये है, और थर्ड टर्म है वन अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, जो कि है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब अर्थमेटिक सीक्वेंस है ये। शो डेट, कह रहे हैं शो करो, बराबर लाओ इसको, किसके बराबर लाओ? बी माइनस ए अपॉन सी प्लस बी इज इक्वल्स टू सी माइनस बी अपॉन बी प्लस ए, इसके बराबर लाओ, सही है। तो चलो भाई, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की तरह है जो हम अभी पीछे सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको बताया था भाई कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला जो कि लिखवाया था, डिफरेंस का नॉर्मल फॉर्मूला लिखवाया था, उसी से सॉल्व करेंगे। तो भाई डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? T2 - T1, ठीक है। ये होता है, इससे डिफरेंस निकल जाता है। लेकिन अर्थमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास जितने भी आप डिफरेंस निकालें ना, जितने भी हर टर्म का नेक्स्ट टर्म के साथ निकालते जाओ, तो सब बराबर आते हैं। तो उस कंडीशन के मुताबिक मैंने बोला कि भाई, अगर मैं T2 - T1 निकालूं या T3 - T2 निकालूं, दोनों आपस में क्या आएंगे? बराबर आएंगे। और अगर बराबर नहीं आए तो समझ लो कि अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक सीक्वेंस ही नहीं है वो, ठीक है। और ऊपर हमें बोल दिया है कि भाई हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो इसका मतलब ये कंडीशन ठीक है। तो T2 क्या है? ये हमारे पास वन होती है ऐसी टर्म नंबर, ये टू होती है टर्म नंबर, ये टर्म नंबर थ्री होती है, ठीक है। तो बस हमें तीनों टर्म पता है, अब तीनों टर्म की जगह पे लगाते हैं। टर्म नंबर टू हमारे पास है वन अपॉन सी प्लस ए, ठीक है, माइनस टर्म नंबर वन है मेरे पास वन अपॉन बी प्लस सी, ठीक है भाई। उसके बाद इज इक्वल्स टू T3। T3 क्या है मेरे पास? वन अपॉन ए प्लस बी, माइनस के साइन वन अपॉन, और T2 है वन अपॉन सी प्लस ए, ठीक है भाई। अब करता हूँ और आगे इसको सॉल्व। अब क्या लेंगे? एलसीएम, आपको बताया था एलसीएम लेना सबको आता है। हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है दोनों का, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो सी प्लस ए और बी प्लस सी। और जो फर्स्ट टर्म का हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसको सेकंड टर्म के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं, और सेकंड टर्म का जो न्यूमरेटर होता है उसको फर्स्ट टर्म के डिनो वो फर्स्ट सेकंड टर्म का जो डिनोमिनेटर होता है उसको फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर के साथ कराते हैं। तो ये जो b मल्टीप्लाई बाय सी है, ये मल्टीप्लाई होगा वन के साथ, तो आंसर क्या हो जाएगा? मतलब ये ऊपर ऐसे चले जाता है और ये ऐसे ऊपर चले जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को सबको आता है एलसीएम लेना है, फिर ये मैं थोड़ा सा बता रहा था, जस्ट बेसिक बेसिक। मिडिल में माइनस की साइन है, इसी तरह सी प्लस ए मल्टीप्लाई होगा वन के साथ, तो ये ऐसा सेम बन जाएगा, सही है भाई। अब क्या हुआ? इसी तरह नेक्स्ट टर्म का लिया, इज इक्वल्स टू के राइट राइट हैंड साइड वाली का लिया, तो ये हो गया और सी प्लस ए उसके ऊपर गया, और ए प्लस बी दूसरे टर्म के ऊपर चले गया, ठीक है। अब क्या होगा? जस्ट ब्रैकेट खोल देंगे, बी प्लस सी माइनस, माइनस की साइन मल्टीप्लाई होती है ना ब्रैकेट से, तो माइनस सी हुआ और प्लस माइनस माइनस हुआ माइनस से, ठीक है। माइनस की साइन जब भी दिखे ना, हमेशा ब्रैकेट बनाना जरूरी, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे साइन बदली, इसी तरह बदलती है माइनस में साइन, ठीक है। अब आगे करते हैं, और यहाँ पे भी ब्रैकेट खोल दो। अच्छा, यहाँ तो बाहर प्लस लगा हुआ है, प्लस से मल्टीप्लाई करा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन साइन सेम रहती है। माइनस ए हुआ और माइनस बी हुआ, और ये हुआ, तो सेम हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो, प्लस के सी से माइनस का सी कट गया, प्लस के ए से माइनस का ए कट गया, और वहाँ पे मेरे पास न्यूमरेटर में बच गया, राइट लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास न्यूमरेटर में बच गया बी माइनस ए, और डिवाइड में बच गया सी प्लस ए और बी प्लस सी, इज इक्वल्स टू यहाँ पे बच गया मेरे पास सी माइनस बी,
अब मेरे पास तकरीबन आंसर आ गया, ठीक है। बस डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में कुछ चेंज आ रहा है तो देख लो, मैंने अभी जो निकाला है अब ऊपर से मेंशन करो शो डेट, इसको देखो, इससे मैच करो, ठीक है। किस चीज़ की कमी है? यहाँ पे सी माइनस सी प्लस है और सी प्लस है, उस दोनों तरफ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है भाई। यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो रहा है, ये जो सी प्लस ए है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। डिवाइड किसके साथ हो रहा है? इस पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है, ऊपर नीचे लिखा हुआ है ना ऐसे, तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है भाई। तो दूसरी तरफ इसको मैं भेज दूंगा, मतलब दूसरी साइड पे चले जाएगा, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये तो जब जस्ट बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको क्लास 9 में 8 में सिखाई जाती हैं, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो सी माइनस बी दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया और वहां पे पहुंच गया सी प्लस ए प्लस बी और सी प्लस ए। सी प्लस ए से सी प्लस ए कैंसिल, ठीक है भाई, सी प्लस ए से सी प्लस ए कैंसिल हो गया और जो बच गया वो हमारे पास फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आपके सामने है फाइनल आंसर, बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी। दूसरी तरफ आ गया आपके पास सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। बिल्कुल सेम वही आंसर हमारे पास बन गया, ठीक है भाई। ये आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है भाई। बस अब यहाँ पे बोलोगे ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी लिखा हुआ हो या बी प्लस ए लिखा हो, बात एक ही होती है, आप घुमा के लिखना चाहो घुमा के लिख देना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये भी छोटा सा था, जस्ट बिल्कुल कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं था, ये भी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो कि है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। हमें 11 में क्या बोला जा रहा है? 11 में हमें बोला गया एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट रेस्ट गिर रहा है, लेकिन अभी उसको वो रेस्ट की कंडीशन में है, ठीक है। फॉल्स 12 मीटर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड, ठीक है। वो 12 मीटर गिर गया, जब उसको छोड़ दिया हमने तो वो 12 मीटर गिर गया नीचे फर्स्ट सेकंड में, मतलब एक सेकंड में वो 12 मीटर तक पहुंच गया नीचे गिरते गिरते गिरते। फिर क्या हुआ, 24 मीटर जब वो पहुंच गया, तो जब तक हमारे पास 2 सेकंड हो चुके थे, मतलब नेक्स्ट 2 सेकंड जो हुए हमारे पास, मतलब नेक्स्ट सेकंड में अगले ही सेकंड में वो पहुंच गया 24 मीटर तक। फिर क्या हुआ, 34 मीटर पहुंच गया वो ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड, मतलब 3 सेकंड, पहले सेकंड में हमारे पास पहुंच गया था 12, फिर पहुंच गया 24, फिर नेक्स्ट मतलब थर्ड सेकंड में पहुंचा हमारे पास 36 मीटर तक पहुंच गया। एंड सो ऑन चलता है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। हाउ मच विल इट फॉल ड्यूरिंग द 8 सेकेंड? अब क्या बताओ कि भाई वो 8 सेकेंड में कितने वहां तक गिर चुका होगा, मतलब कितने मीटर तक गिर चुका होगा, ये बताना है। या कितने मीटर तक वो गिर ही रहा होगा, पहुंचा पहुंचा होगा, ये बताना है, समझ गए। तो बेसिकली डेटा, हमारे डेटा में हमारे पास जो सीक्वेंस दी गई है वो आपको पता है क्या दी गई है सीक्वेंस, बिल्कुल इजी सा सवाल है। हमारे पास जो सीक्वेंस दी गई है वो दी गई है 12, 24, 36, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड में था, ये सेकंड सेकंड में था और ये थर्ड सेकंड में था, ठीक है। इसी तरह से वन ये चलते जा रहा था, बोल दिया उन्होंने। उन्होंने बोला अब बताओ कि भाई 8 सेकंड में वो कहाँ तक पहुंचा होगा, 8 सेकंड जहाँ पे भी पहुंचा होगा, लेकिन बस ये वाली वैल्यू बतानी है 8 सेकंड पे क्या आ रही है। तो सबसे पहले तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा लेंगे अर्थमेटिक। अच्छा ये पहले तो ये पहचानो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है भी या नहीं है, तो उसकी पहचान क्या होती है? उसकी पहचान, अर्थमेटिक सीक्वेंस निकालने की पहचान है कि सबसे पहले निकाल लो डी। तो डी क्या होता है, T2 - T1, ठीक है भाई। तो T2 - T1 का आंसर आ रहा है 12 माइनस 24 - 12 का आंसर होता है आपके पास 12, ठीक है। पहले का आ गया 12। अब कंफर्म कर लो भाई, T3 - T2 से कंफर्म कर लो। अर्थमेटिक सीक्वेंस का वो फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है कि भाई सबके डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स के बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो T3 - T2, तो T3 - T2 का आंसर हमारे पास क्या बनता है,
36 माइनस 24, ये भी बनता है 12। तो मतलब ये है, मतलब दोनों का, इसके बीच का भी 12 है, इसके बीच का भी 12 है, ये कंफर्म अर्थमेटिक सीक्वेंस है। आपने ये कैसे पहचाना? डी से पहचाना। उसके बाद उसका फॉर्मूला लगा लो। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस एन माइनस वन डी। तो डी की तो वैल्यू मैंने निकाल ली, ए की वैल्यू क्या होगी? ए होती है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या लिखी हुई है? 12। तो 12, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म होती है 12। अब उसके बाद एन की वैल्यू क्या होगी? तो एन की वैल्यू तो हमें सवाल में गिवन तो दी गई है, एन हमें बोला गया है 8 नंबर पर निकालो, सॉरी 8, उस पर क्या निकालो? हाँ, 8 सेकंड पर हमारे पास वो कितना फॉल कर रहा होगा, मतलब कहाँ तक पहुंचा होगा, ये बताना है। तो बस सब कुछ तो मिल गया हमें। तो हमें निकालना है ए, एन की जगह पे डाला 8, ए की वैल्यू आई 12 प्लस 8 माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू है मेरे पास 12। जस्ट सिंपल इसको सॉल्व किया, इसका आंसर मेरे पास आ गया 96। ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि वो हमारे पास 8 सेकंड में 96 मीटर तक पहुंच चुका होगा। इसको जब वर्ड प्रॉब्लम आती है तो वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा इसको इंग्लिश में बताना भी पड़ता है हमें लिख के, ठीक है। तो अभी बताते हैं। इट विल फॉल 96 meters ड्यूरिंग 8 फॉल, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जरा यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, आमैन डिपॉजिट्स रुपीज 13,000 इन अ बैंक इन द फर्स्ट मंथ उसने भी डिपॉजिट किए बैंक में 13,000 रुपीज, 13,000। फिर कह रहे हैं उसने 14,500 कर दिए सेकंड मंथ, इसी तरह उसने कर दिए 16,000 कर दिए थर्ड मंथ, सो ऑन। और इसी तरह करता रह रहा है, करता रह रहा है, करता रह रहा है वो। फाइंड हाउ मच ही हैज डिपॉजिट इन द बैंक एट द एंड ऑफ ईयर। अब कह रहे हैं भाई एट द एंड ऑफ ईयर वो कितने पैसे डिपॉजिट कर रहा होगा। ये जो क्वांटिटी है ना, ये कहाँ तक पहुंच चुकी होगी हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो चलो भाई इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन को हम सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास कि 12, ठीक है। इसके ऊपर 11 था ना, अब आ गया 12, सही है। तो सबसे पहले तो हम डेटा डेटा छोड़ो, हम क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या क्या किया था? उसने फर्स्ट मंथ डिपॉजिट किए 13,000, सेकंड मंथ में डिपॉजिट किए 14,500। मतलब नोट करो वो 1,500 रुपये बढ़ा बढ़ा के दे रहा है, ठीक है। तो थर्ड मंथ उसने किए 16,000, ठीक है। तो इसी तरह सो ऑन वो करता जा रहा है। अब बताओ एट द एंड ऑफ ईयर वो, उसकी जो ये वाली रुपए है ना, ये वाले, मतलब वो कितने डिपॉजिट कर रहा होगा एट द एंड ऑफ ईयर? हर महीने वो बढ़ा रहा है, 1,500 बढ़ा रहा है। तो इस तरह से हमारी डेली लाइफ में अर्थमेटिक सीक्वेंस के क्वेश्चंस यूज होते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये तो पहचानो कि भाई ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है भी या नहीं है। वैसे आपको पता है अर्थमेटिक सीक्वेंस है, मैंने पिछले पिछले क्वेश्चन में सिखा दिया है किस तरह चेक करते हैं। तो हमें पता है अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अगर नहीं पता तो आप डिफरेंस निकाल लो, हर टर्म का डिफरेंस निकाल लो। अगर वो इक्वल्स आ रहा है तो फिर इसका मतलब क्या है? वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो बस ये बात बता दी मैंने, और पिछले क्वेश्चन में आपको उसका प्रूफ भी दे दिया था। तो सबसे पहले तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ए की वैल्यू क्या है? ए होती है हमारे पास फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू हमारे पास, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए वन, ठीक है, फॉर्मूले में ही कह रहा हूँ। और एन क्या है? हमें बोला एट द एंड ऑफ अ ईयर, उसके पास क्या है? तो मंथ का जो एंड होता है वो कौन से महीने पे होता है हमारे पास, कौन से मंथ पे होता है? वो होता है 12 मंथ पे, ठीक है। तो हमारे पास एन की वैल्यू है 12। और क्या था? और डी निकालना है, चलो भाई डी निकाल लेते हैं। T2 - T1 ना, तो T2 - T1, या इसको A2 - A1 भी लिख सकते हो। तो 14,500 माइनस 13,000, इसका आंसर आपके पास आएगा 1,500, ठीक है।
तो चलो भाई निकालते हैं। अब जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ पुट कर दो 12, और ए की जगह आ गया 18,000 प्लस n-1, 12 - 1, और डी की जगह पे आ गया 300। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आया, फाइनल आंसर 29,500। इसी तरह क्या पता है पेपर में आपसे पूछ लें कि भाई 2 साल बाद उसकी क्वांटिटी कहाँ पहुंच चुकी होगी, तो 2 साल के लिए आपको 24 तक पहुंचना होगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया। ही मस्ट डिपॉजिट रुपीज 9,500। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें उसमें कह रहे हैं अ बॉय सेव्स रुपीज 2,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक। एक लड़का है जिसने हमें हमारे पास एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक 200 रुपीज उसने सेव कर लिया। गोज ऑन इंक्रीजिंग हिज सेविंग फॉर रुपीज 25 वीकली। अच्छा, इस तरह से वो हर वीक अब 25 रुपये बढ़ाता जा रहा है और 25 रुपये और ज़्यादा ज़्यादा सेव किए जा रहा है। आफ्टर हाउ मैनी वीक्स हिज वीकली सेविंग विल बी। अच्छा, कितने वीक्स बाद उसकी वीकली सेविंग पहुंच जाएगी 2,000 तक। ठीक है, तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ कि भाई फर्स्ट वीक उसने 200 किए, फिर अगले हफ्ते उसने 200 नहीं किए, अगले हफ्ते उसने किए 200 कितने, 25। ठीक है, क्योंकि 25 रुपये बढ़ा रहा है ना वो। इसी तरह उसके अगले हफ्ते उसने किए 250, फिर हो गए 275, फिर उसके अगले हफ्ते हुए 275 के 300 हो गए। इसी तरह सोन चलता जा रहा है। समझ गए भाई ये सवाल? तो ये कह रहे थे सवाल में, तो बताओ, ये जो हमारे पास पहला हफ्ता था, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से कितने हफ्ते बाद उसके यही जो हमारे मैं रुपए गिन रहा था वो 2,000 तक पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तो भाई चलो इस सवाल को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो ठीक है, हमें ये सब तो मिला हुआ है। अच्छा, आफ्टर हाउ मैनी वीक्स, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे निकालना है ए एन निकालना है, मतलब ए एन नहीं, सॉरी, हमें निकालना है एन। एन निकालना है हमें। ठीक है, तो चलो भाई इसको अब करना शुरू करते हैं हम। ए एन की तो वैल्यू हमें दी हुई गई है। ए एन हमारे पास 2,000। अच्छा, अब जब भी हम इस ये फॉर्मूला लगा के यूज करते थे सवाल इस तरह से, n-1d, तो ये जो हमारे पास आंसर आता था, ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल फाइनल आंसर होता था ना, उसी टर्म का फाइनल आंसर होता था। इस आंसर पे डिपेंड नहीं करता था ये जो n की वैल्यू है ये क्या है, ये डिपेंड नहीं करता था। n की वैल्यू जो डिपेंड करती थी वो यहाँ पे डिपेंड करती थी। ठीक है, तो हमें ये वाला आंसर पहले से ही पता है। ये आंसर क्या है? ये आंसर है हमारे पास 2,000। ठीक है, एन की वैल्यू जो भी आएगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल एन की वैल्यू आ रही है 20, तो हमें पता लग जाएगा कि 20वें हफ्ते उसकी उसके बाद 2,000 जमा हो जाएंगे। ठीक है, मतलब उसकी वीकली सेविंग 20वें उसमें वीक में 2,000 पहुंच चुकी होगी। ये आंसर नहीं है, वो तो मुझे भी पता है गलत है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था। सही है, तो अब ए एन की वैल्यू हमें पता है। अब हम निकालेंगे डी की वैल्यू। तो डी हमारे पास हमें पता है, हाँ, वो 25-25 रुपये बढ़ा रहे हैं ना। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि भाई पहले उसके बाद 200 हैं, फिर कितने होगा उसके पास, 225 हो गए, फिर कितने हो गए उसके बाद 250 हो गए, फिर कितने हो गए 275 हो गए। फिर इसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं ना। तो ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, अगर निकालना चाहो तो खुद निकाल लो। 225 माइनस 200, ये आएगा 25। तो इसका मतलब आपके पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो, मतलब वो डिफरेंस आ रहा है, वो आपका कितना आ रहा है, 25 रुपीज़ का आ रहा है। ठीक है, तो डी का आंसर है हमारे पास 25। अब चलिए फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी। ठीक है, हमें सबका आंसर पता है।
सिर्फ एन की वैल्यू नहीं पता, तो हमें ए एन की वैल्यू दी गई है 2000। ठीक है, अच्छा ए की वैल्यू में लिखना भूल गया, ए होती है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास थी 200, अभी मैंने और सीक्वेंस बराबर में बनाई थी ना, तो 200 आया था। ए एन की जगह पे ए एन पुट कर दिया, ए की जगह पे 200 पुट कर दिया, प्लस एन की जगह मुझे एन पता ही नहीं है, और डी मुझे पता है, डी क्या था, 25। ठीक है भाई, 2000 ऐसे ही रहा, 200 भी। अब क्या हुआ 25, यहाँ पे मल्टीप्लाई, अच्छा 25 एन से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 25 एन, फिर ये सेम 25 -1 से होगा तो ये होगा -25। 25 एन, फिर ये हो जाएगा -25। ठीक है भाई। अब क्या हुआ, अब हम करेंगे 200 को माइनस करेंगे किसके साथ, वो टू सॉरी 2000 दो, हाँ सही कह रहा था, 200 को माइनस करेंगे 25 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, हमारे पास आंसर बनेगा 175। ठीक है भाई। अब 175 और 25 एन आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे, 175 को हम भेज देंगे दूसरी साइड पे। यहाँ पे 175 प्लस के साथ लिखा हुआ है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 175, और यहाँ पे 25 एन अकेला बच गया। ठीक है, तो अब आप करो इसको, माइनस करके देखो कि भाई आंसर क्या आता है। तो 2000 -175, इसका आंसर आंसर आएगा 1825। ठीक है, तो यहीं पर ही निकाल लेता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर आ रहा है 1825। 1825 इज इक्वल्स टू 25 एन। 25 यहाँ पे एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर होगा डिवाइड। ठीक है, 1825 को अगर मैं डिवाइड करूँ 25 के साथ, इसका आंसर आएगा 73। ठीक है, इसका मतलब एन का आंसर मेरे पास आ गया 73। ठीक है भाई, तो मतलब हाँ, मेरे पास जो ए एन था ना, वो मेरे पास बना A73। ठीक है, A73 जो कि बना 2000। समझ गए, ये एन मिसिंग था ना, मैंने बताया था स्टार्ट में आपको, ये एन यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है भाई, ये मुझे मिल गया 73। तो वीकली सेविंग्स विल बी ₹2000 आफ्टर 73 वीक्स। ठीक है भाई, इस तरह से हमारे पास ये डेली लाइफ में क्वेश्चंस यूज होते हैं।